कुछ प्रश्न अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है परागकोश की सबसे भीतरी स्तर टेपिटम के कार्य क्या होते हैं। टेपिटम के क्या कार्य होते हैं। टेपिटम किस में काम करती है, पोषण में। किस में काम करती है, पोषण में। फिर अगला क्वेश्चन है यूबिस्काय बनती है। यूबिस्काय कहाँ बनती है, तो यूबिस्काय कहाँ बनती है, टेपिटम में बनती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन परागकोश की आवश्यकता होगी। 100 परागकण के लिए कितने चाहिए होंगे कि 1 से 4 बनते हैं, तो 25 से कितने बनेंगे, 100, तो कितना होगा 25। निम्नलिखित में से आवर्त बीजियों में मादा युग्मोद्भिद को निरूपित करता है। मादा युग्मोद्भिद को कौन निरूपित करता है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश किसको निरूपित करता है, जो जो द्विसंलीयन के पश्चात बनता है उसको भ्रूणकोश कहते हैं। फिर परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश में पाया जाता है। उसमें कितना कोशिका व कितने केंद्रक पाए जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होते हैं। 7 सेल और 8 क्या होते हैं, न्यूक्लिक होते हैं। 8 न्यूक्लिक होते हैं। फिर आवृतबीजी पादपों में एक परागकण के लिए कितने नर युग्मक बनते हैं। एक परागकण से कितने नर युग्मक बनते हैं, एक परागकण से 2 बनते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हो गए अपने, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न हो गए। अगला में फिर उन्मूलीय परागकण किस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में अपने वाइला या कनकुआ उसमें पाया जाता है। फिर कदम में परागकण किसके द्वारा होता है। कदम में परागकण किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा। त्रिक संलयन के परिमाण स्वरूप विकसित होता है। त्रिक संलयन से क्या बनेगा, भ्रूणपोष। बीज आवरण का विकास कहाँ से होता है, अद्य आवरण से। बीज आवरण कहाँ से बनते हैं, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, नाचीन ने। अगला क्वेश्चन अंड से बिना निषेचन के भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। अंड के से बिना निषेचन के भ्रूण को बनना क्या कहलाता है। इसमें हो जाएगा अगुणित अनिषेक जनन। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणपोष का निर्माण किस में होता है, तो किस में होगा, केजुराइना में। फिर सामान्यता बहुभ्रूणता सामान्यतः किस में पाई जाती है, बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है, अनावृत बीजियों में। फिर परिवर्तन भ्रूण या युग्मनज के विभाजन से उत्पन्न बहुभ्रूणता क्या होती है, ये होती है विदलन बहुभ्रूणता। ये ध्यान रखना, विदलन बहुभ्रूणता का। केजुराइना में क्या होती है, एक से अधिक भ्रूणकोश का निर्माण होता है। और बहुभ्रूणता किस में होती है, अनावृत बीजियों में, जिसे जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। अगला है पर्णों से वायुमंडल में CO2 व O2 का विनिमय की क्रिया किसके द्वारा होती है, विसरण के द्वारा होती है। किसके द्वारा, विसरण के। निम्न में से कौन सी झिल्ली पारगम्य होती है, तो कौन सी होती है, कोशिका भित्ति होती है, जो अर्धपारगम्य या पारगम्य रूप मान सकते हैं। सलत अवस्था में डीपीडी का मान क्या होता है, तो डीपीडी क्या होता है, डीपीडी बराबर OP माइनस टीपी होता है। ये सूत्र होता है डीपीडी का। तो सलत अवस्था में डीपीडी क्या हो जाएगा, OP के बराबर होगा। डीपीडी OPD के बराबर, डीपीडी का मान क्या, TP 0 होता है सलत अवस्था में, तो डीपीडी बराबर क्या होगा, OP होगा, सिंपल। सलत अवस्था में सलत कोशिका में कौन सा दाब शून्य होता है, तो कौन सा दाब शून्य हो जाएगा सलत में, भित्ति दाब। ट्रिगर प्रेशर या भित्ति दाब 0 होता है, तभी तो डीपीडी बराबर OP हुआ है। जल स्नेही कोलाइड पदार्थों द्वारा जल का अवशोषण कर फूलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। इसका पुराने जमाने में चट्टान तोड़ने में प्रयोग वगैरह करते थे। फिर मृदा से पौधों का सर्वसुलभ जल है। सर्वसुलभ जल कौन सा होता है, मृदा का पौधों का द्वारा, ये होता है केशिका जल, केशिका द्वारा होता है। मूलों के किस भाग से जल अवशोषण होता है, किस भाग से जल अवशोषण होता है, मूल रोम से। ये बेसिक क्वेश्चन है, मूल रोम वाला। पादपों में अवशोषित जल का जाइलम उत्तकों तक पहुंचने में कौन सा मार्ग सर्वाधिक प्रतिरोध वाला है, कौन सा प्रतिरोध वाला है, सिम्प्लास्ट हो जाएगा। सक्रिय परिवहन होता है सिम्प्लास्ट का। रसारोहण का सहसंजनवाद सिद्धांत किसने दिया था, डिक्सन व जेली ने। फिर पादप में रसारोहण के दौरान जल किस प्रकार के उत्तक से ऊपर की ओर चढ़ता है, पादप में जल किस प्रकार के ऊपर की चढ़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जाइल वाहिनिका वाहिका दोनों आ जाएगी। फिर अगला है निम्न किस अंग से वाष्पोर्जन नहीं होता है, तो किस अंग से वाष्पोर्जन नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा जड़ से वाष्पोर्जन नहीं होता। सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोर्जन किसके द्वारा होता है, सर्वाधिक मात्रा में किसके द्वारा हो जाएगा, अपने रंध्रों से। जल रंध्र पाए जाते हैं, जल रंध्र कहाँ पाए जाते हैं भाई, पर्णतट पर। कहाँ, पर्णतट पर। पादपों में बिंदु स्राव की क्रिया से निकलने वाला द्रव क्या होता है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जल के साथ में। फिर अगला निम्न में से कौन सा सूक्ष्म मात्रक तत्व होता है, तो इसमें ये ध्यान रखना Mg के 54 केस ट्रिक होती है। फिर पर्णहरित किस में पाया जाता है, पर्णहरित किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम में। तीसरा है मोलिब्डेनम के क्या कार्य होते हैं, मोलिब्डेनम किस में आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लघुपर्ण रोग किस तत्व की न्यूनता से होता है, तो किससे हो जाएगा, लघुपर्ण रोग। चौथा क्वेश्चन, चौथे में हो जाएगा जिंक के द्वारा। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा काम आएगा, बोरॉन। पादप पौधों की सामान्य वृद्धि व जीवन चक्र के पूर्ण होने के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 17। कितनी होती है, 17। दीर्घ और लघु मात्रक तत्व ये। फिर एंजाइम अकार्बनिक उत्प्रेरकों से भिन्न होते हैं। एंजाइम
अकार्बनिक उत्प्रेरक से भिन्न होते हैं, ये किस चीज़? एंजाइम अकार्बनिक उत्प्रेरकों से भिन्न होते हैं, कौन सी प्रवृत्ति भिन्न होते हैं? प्रोटीन प्रकृति से। एंजाइम का अप्रोटीन भाग क्या कहलाता है? प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम या सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इसमें कौन सा सही होगा? अधिकांश एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन होते हैं, सही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है, सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई थी? चौथा क्वेश्चन, किसकी खोज की गई थी? जाइमेज की। फिर है, एंजाइम सक्रियता किसके द्वारा प्रभावित होती है? तापमान, पीएच सबसे प्रभावित होती है। फिर है, अप्रतिस्पर्धी निरोधक वे होते हैं जो एंजाइम के अप्रतिस्पर्धी निरोधक क्या होते हैं? जो एंजाइम के रचनात्मक संगठन में परिवर्तन कर देते हैं। फिर है, किसी एंजाइम में सबसे पहले किस एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टलेट किया गया था? तो कौन सी हो जाएगी? यूरिएज। ध्यान रखना, यूरिएज सबसे पहले क्रिस्टलेट की जाएगी। और खोज किसकी की थी सबसे पहले? जाइमेज की खोज जाइमेज की थी। और क्या होते हैं? अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के भाग कौन सा होता है? प्रोस्थेटिक समूह होता है। ये एंजाइम के कुछ प्रश्न।